हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-162 मार्केट में आई नई दवा। शौर्य इस वक्त अद्विका के घर रिश्ते की बात करने के लिए अपने परिवार के लोगों के साथ पहुंच गया था। विक्रम दादाजी ने शौर्य को देखते ही ग्रीन सिग्नल दे दिया था। उसके बाद अद्विका के पिता ने भी हाँ कर दी थी। कुछ ही देर में किचन से रीना और विदिशा पोहे की प्लेट और चाय लेकर बाहर आई। सभी मेहमानों ने बैठकर चाय पी ली और फिर बाकी बातों पर बातें करने के लिए सब लोग बैठ गए। तभी विक्रम दादाजी ने लेन देन की बात छेड़ते हुए कहा, हमारा परिवार बहुत छोटा परिवार है। मेरे परिवार में कोई लड़का नहीं है, इसीलिए मेरी सारी जायदाद मेरी पोतियों को ही मिलने वाली है। तो आप कहिए कि आप दहेज में क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी पोतियों की शादी धूमधाम के साथ करना चाहता हूँ। विक्रम दादाजी की बात सुनकर जामवाल दादाजी और बड़े दादाजी जोर से हंस पड़े और बोले, हम क्यों दहेज लेंगे भाई, एक तो आपकी बेटी आप हमें दे रहे हो, वह क्या कम है? उल्टा हमें तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहिए। बोलिए आप क्या लेना चाहेंगे शगुन की तौर पर? ये सुनकर विक्रम दादाजी सकते में आ गए। ये कैसे हो सकता है? सालों से दहेज तो लिया और दिया जाता है, फिर आप कैसे इस बात को मना कर रहे हैं? ये सुनकर बड़ी चाची मुस्कुराते हुए बोली, हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है और इस प्राचीन संस्कृति में कुछ कुप्रथाएं जुड़ गई थी जो समाज कल्याण के बिल्कुल विरुद्ध है, फिर भी हम उसे अगर मानेंगे तो हम में और उन अनपढ़ लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? एक तो हम आपके दिल का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं और ऊपर से हम आपसे दहेज भी ले, ये बात सरासर गलत और बुरी भी है। जब चाची की लगा कि विक्रम दादा को ये बात अभी भी समझ नहीं आई तो वो आगे बोली, सोचिए अगर आपकी जगह कोई गरीब आदमी होता जिसे अपने बेटी की शादी करनी होगी तो सोचिए उस गरीब आदमी पर क्या बिता होगी इस प्रथा की वजह से। इसीलिए ऐसी प्रथा को शादी की बातचीत का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। बस आपको ये बताना है कि आपके कितने रिश्तेदार हैं और उन्हें क्या शगुन देना है। हम महाराष्ट्रियन लोगों में एक नियम है कि हम दुल्हन के सारे रिश्तेदारों को तोहफे में कपड़े देते हैं, जिसमें अगर पति पत्नी हो तो उन्हीं साड़ी, पैंट शर्ट और एक रुमाल के साथ टोपी भी दी जाती है। हम हमारी ओर से ये सारी बातें कर लेंगे। ये सुनकर विक्रम दादाजी की आंखें खुशी से चमक गई और वह बोले, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी पोती ऐसे घर में जा रही है जो कुप्रथा का त्याग भी करती है और अपने परंपरा का मान भी रखते हैं। अब मुझे फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं दुनिया की जो रीत है उसके हिसाब से परंपरा के अनुसार मैं शगुन में शादी का और गृहस्थी बसाने के लिए लगने वाला सामान तो दे ही सकता हूँ। और हाँ, आप इस बात पर ना नहीं कर सकते। मैंने भी यहाँ की शादियों में देखा है कि लड़की वाले रुकवत नाम की कोई रस्म पूरी करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसे करने दे। साथ ही दूल्हे के कपड़े हम सेलेक्ट करेंगे और दुल्हन के कपड़े सेलेक्ट कर लेंगे। इस बात पर दोनों परिवारों ने हामी भर ली और शादी की तारीख तुलसी विवाह के 2 दिन बाद की फाइनल कर दी गई। शादी की बात खत्म करके शौर्य और उसके परिवार वाले फिर वहां से चले गए। जब शौर्य विला पर लौटा तो कशिश और बाकी दोनों लड़कियां उसके सामने खड़ी थी। उनकी शक्ल पर बार बजे हुए थे। उन्हें देखकर शौर्य ने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों के शक्लों पर बार क्यों बजे हुए हैं? शौर्य की बात सुनकर कशिश ने झिझकते हुए कहा, हमारी दवा की तरह एक और दवा मार्केट में आई है। ये दवा आयुर्वेदिक है और हमारे तरह शुद्ध आध्यात्मिक पानी नहीं है। हमारी जांच के बाद पता चला है कि इसे किसी 20 साल की उम्र के लड़के ने बनाई है। ये खुद को डिवाइन डॉक्टर कहता है और उसके चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। ऊपर से उसकी दवा सिर्फ 2000 रुपये प्रति बोतल है। ये सुनकर शौर्य को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और वह बोला, तो क्या हुआ, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? उसने हमारी तरह आध्यात्मिक पानी थोड़े ही बनाया है। जब इसकी दवा के लिए लगने वाली जड़ी बूटी खत्म हो जाएंगी तो वह अपने आप अपना प्रोडक्शन बंद करके चुप बैठ जाएगा। शौर्य की इस बात पर रिया ने कहा, शौर्य ये बात तुम जितना सोच रहे हो उतनी आसान नहीं है। इस आदमी की मेडिकल स्किल्स भी बहुत खास है। इसने कई लाइलाज बीमारियों को ठीक कर दिया है जिन्हें हमारी दवा भी ठीक नहीं कर पाई। मुझे तो लगता है कि आज नहीं तो कल ये दवा हमारी दवा की मार्केट को निगल जाएगी। ये सुनकर शौर्य को भी हालात की गंभीरता समझ में आई, फिर उसके भाव सख्त हो गए और वह बोला, क्या मैं इस डिवाइन डॉक्टर का नाम जान सकता हूँ? इस बात पर कशिश ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और शौर्य के सामने घुमाकर रख दिया और बोली, ये रही इस लड़के की जानकारी। शौर्य ने स्क्रीन पर एक हैंडसम लड़के की तस्वीर देखी। इस लड़के को देखते ही शौर्य को कुछ अजीब लगा। शौर्य को तभी थोड़ा जोर देने पर याद आया कि ये तो वही मेडिकल कॉलेज का लड़का है जो जिया और प्रिया के साथ पढ़ता है। शौर्य ने फिर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ी। उस लड़के का नाम अभिमान गिल था।
इस वक्त वह अपनी माँ के साथ मुंबई में एक पुराने घर में रहता था। उसे उसके माँ ने अकेले पाला और बड़ा किया था। 2 महीनों पहले वह जब सतपुड़ा पर्वत पर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए गया था तब उसके साथ एक हादसा हो गया था। वह उन संकरी चट्टानों से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया था जहां नीचे नर्मदा नदी बहती थी। लेकिन वह इस हादसे से जैसे तैसे बच गया था और सही सलामत वापस भी आ गया था। तभी से उसके अंदर बदलाव नजर आने लगे। वह अचानक एकदम से कॉन्फिडेंट और स्मार्ट बन गया। उसने कई ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया जिनका ठीक होना नामुमकिन था। शौर्य ने सारी जानकारी ध्यान से पढ़ी और फिर मन में बोला, लगता है इसे भी कोई ना कोई विरासत हाथ लगी होगी। चलो देखते हैं कि क्या ये धर्म के रास्ते पर चलता है या अधर्म का रास्ता चुनता है। अगर ये अधर्मी निकला तो मुझे इसे खत्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शौर्य इतना सोचकर अपने कमरे में चला गया। इधर कशिश और बाकी दोनों लड़कियां टेंशन में वही खड़ी रही। अपने कमरे में आने के बाद शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और उसे मिली धन्वंतरी की विरासत अपने दिमाग में खोलकर आयुर्वेद के ज्ञान को फिर एक बार चेक करने लगा। उसने पूरी जानकारी को अपने दिमाग में दोहराया और एक मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। जब वह बाहर आया तो तीनों लड़कियां वहीं खड़ी थी। शौर्य ने उन्हें देखा और बोला, चिंता मत करो गर्ल्स, इस मैटर को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तुम तीनों अब अपने काम पर ध्यान दो। और हाँ, उसकी दवाई की एक बोतल मेरे पास भेज देना, मैं उसे थोड़ा जांचना चाहता हूँ। तभी रिया तपाक से बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें मेडिसिन की बहुत गहरी समझ है। मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था लेकिन अब मुझे अच्छे से पता है कि तुम अपने नदी का पानी बेचकर अपने पैसे कमा रहे हो। रिया का ताना सुनकर शौर्य लगभग अपनी जगह पर ही गिरने वाला था। बाकी दोनों लड़कियां इस बात पर अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। तभी शौर्य रिया को देखते हुए बोला, हाँ ये सच है कि मैंने पानी बेचकर पैसे कमाए हैं, पर क्या तुमने कभी ये सोच कि तुम्हारी साधना में मदद करने वाली दवाइयाँ कौन बनाता है? तुम्हें तो ये अच्छे से मालूम है कि हमारे डायमेंशन के अंदर ढेर सारी जड़ी बूटियां और दवाइयों के कई पेड़ पौधे हैं, पर वहां रहने वाले किसी को उसका इस्तेमाल करने के लिए नहीं आता। ये सुनकर तीनों लड़कियां अब शौर्य को हैरानी के साथ देखने लगी। तभी शौर्य हंसते हुए बोला, जी हाँ लड़कियों, उन दवाइयों को मैंने ही बनाया है। चलो मैं तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ। तुम्हें मैंने ये बात बताई थी कि अगर कोई साधना करते वक्त अपने चक्र में ऊर्जा ज्यादा या कम मात्रा में डाल देता है तो उसकी साधना नष्ट हो जाती है और उस इंसान की सारी मुख्य आध्यात्मिक कोशिकाएं तबाह हो जाती है। ऐसे समय धमनी पुनःस्थापन गोली का उपयोग किया जाता है। अब मेरी तरफ ध्यान से देखो और सीखो कि गोली कैसे बनाई जाती है। उसके बाद शौर्य ने अपने ब्रेसलेट से कई सारी औषधि जड़ी बूटियां निकाली और फिर उन्हें हवा में ही एकत्रित करके शौर्य ने उनके अंदर के अर्क को अलग किया, फिर उसे अपनी समाधि अग्नि से तपाना शुरू किया। धीरे धीरे उन जड़ी बूटियों का अर्क एक दूसरे में घुल गया और फिर वह एक तरल में बदल गया। इसके साथ शौर्य ने तापमान को नियंत्रित किया और वह तरल धीरे धीरे सघन होने लगा और फिर वह एक गोली में तब्दील हो गया। धीरे धीरे वह गोल आकार का तरल एक गोली में तब्दील हो गया। शौर्य की ये चमत्कारिक तकनीक लड़कियों ने देखी और दंग रह गई। शौर्य की दवा बेहद कारगर थी, ये तीनों लड़कियां अच्छे से जानती थी। ये गोली वैसी ही थी जैसी उन्होंने साधना के वक्त खाई हुई गोलियां थी। शौर्य उसके बाद टैंकर खड़ा हो गया और बोला, अब तुम लोगों को यकीन हो गया, मैं भी एक आयुर्वेदिक वैद्य हूं। मैं स्वयं भगवान धन्वंतरी के ज्ञान की चलती फिरती दुकान हूं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे तुम लोग मांग सकती हो। इतना कहकर शौर्य मुड़ा और छत की ओर देखकर बोला, चलो अब हमें अपने काम पर चलना चाहिए। कुछ ही दिनों में मेरी शादी है और शादी के दौरान मैं फालतू की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इतना बड़बड़ाते हुए शौर्य विला से बाहर आ गया और हवा में गायब हो गया। दूसरी ओर मुंबई चंडीगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक 20 साल का लड़का काफी सुर्खियां बटोर रहा था। इस वक्त उसके सामने कई सारे गुंडे उसे घेर कर खड़े थे और पूरा कैंपस आज उन गुंडों और उस लड़के को ध्यान से देख रहा था। भीड़ से एक लड़की बोली, ओए जस्सी, ये मुंडा तो वही है न जिसने उस दवा को बनाया था। मैंने सुना है कि चंडीगढ़ के कपूर परिवार ने उसे बहुत सपोर्ट किया है। कपूर्स की बड़ी बेटी सिमर भी इसके प्यार में पागल हो गई है। जस्सी जो उसके बगल में खड़ी थी बोली, अरे टीना तू भी क्या बोल रही है? भले इसने तुक्के से वह दवा बनाई होगी लेकिन क्या ये इस वक्त रणविजय को हरा पाएगा? मरीजों को ठीक करना और लड़ने में जमीन आसमान का अंतर होता है। रणविजय उसे कच्चा चबा जाएगा। तभी उन्होंने एक चीख सुनी। जब सबका ध्यान उस आवाज की ओर गया तो उन्होंने देखा कि 4 हटे कट्टे गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के जमीन पर लेटकर रो रहे थे। उनके हाथ अजीब तरह से मुड़े हुए थे और वह लड़का जिसे इन्होंने घेरा था वह ज्यों का त्यों वहीं खड़ा था। उस लड़के के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और वह उसके सामने खड़े अमीर दिखने वाले लड़के को देख रहा था। ये लड़का कोई और नहीं अभिमान गिल था और उसके सामने खड़ा लड़का रणविजय मेहरा था। अभिमान धीरे धीरे चलते हुए रणविजय के पास आया और बोला,
तुम जैसे कीड़े मकोड़ों के मुंह लगना मैंने छोड़ दिया है। और जिस लड़की के वजह से तुम मेरे पीछे पड़े हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अगर उसके साथ शादी करनी है तो तुम बिंदास कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर अगर इसके बाद तुम मेरे पीछे फिर एक बार आए तो तुम्हें अगली बार जान से मार दूंगा। अभिमान की आखिरी लाइन सुनकर रणविजय डर गया और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह तुरंत अपनी दम दबाकर भाग गया। रणविजय के जाते ही अभिमान बाकी स्टूडेंट्स को देखकर हंसने लगा और अपना हाथ हिलाकर वहां से चला गया। अभिमान जब अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंच गया तो उसने खुद से ही मन में कहा, मेरी साधना बढ़ने के लिए मुझे और कई सारी जड़ी बूटियों की जरूरत है। अगर मुझे वो नहीं मिली तो मेरी साधना बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएगी। मुझे जल्द से जल्द उस गीतांजलि कॉरपोरेशन के उस दवा का राज पता करना पड़ेगा। मैंने इतनी कोशिश की मगर मुझे अभी भी उस दवा से कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक तो मेरी साधना अभी कमजोर है या फिर वह दवा नहीं बल्कि सच में सिर्फ पानी है। इतना सोचकर अभिमान ने अपना फोन निकाला, किसी को फोन करके बोला, मुझे जल्द से जल्द उस गीतांजलि कॉरपोरेशन के मालिक से मिलना है। कुछ भी करके उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर दो। इतना कहकर अभिमान ने सामने वाले की बात बिना सुने फोन रख दिया। जब अभिमान शौर्य से मिलने की तैयारी कर रहा था, शौर्य अपने ऑफिस में बैठकर अभिमान की दवा का एनालिसिस कर रहा था। शौर्य ने उस दवा को विघटित करके उसके अंदर के सारे तत्वों को अलग करके उनकी जांच कर रहा था। शौर्य ने सारी जड़ी बूटियों को ध्यान से देखा और उसका फॉर्मूला तुरंत समझ लिया। उसने तुरंत हवा में तैर रहे उन सारे घटकों को वापस एक कर दिया और फिर एक बार वह अभिमान की दवा में बदल गया। उसके बाद शौर्य खुद से ही बोला, इस बच्चे ने तो अस्थि मज्जा शुद्धिकरण तरल बनाया है और उसे आम इंसानों के लिए बेच रहा है। मानना पड़ेगा इसे, तो इसने सही फॉर्मूला का एकदम सही उपयोग किया है। एक तो ये कोई मेडिसिन जीनियस आत्मा है या फिर इसे भी कोई विरासत मिली है। तभी कशिश शौर्य के केबिन के अंदर आए और बोली, बॉस उस अभिमान ने तो अब हद कर दी है। वो आपसे मिलने चाहता है। उसने उमा ठाकुर के जरिए ये मैसेज भेजा है। बॉस अब हम क्या करें? ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आई और वह बोला, हमने तुमको आज याद किया और तुम शाम तक हमारे पास आ गए। ठीक है, उसे कल मुझसे मिलने के लिए बुला लो और हाँ, ये मैसेज उसे डायरेक्ट तुम खुद कॉल करके बताना। ये रहा उसका फोन नंबर। इतना कहकर शौर्य ने एक कागज आगे बढ़ाया जिसके ऊपर अभिमान का नंबर लिखा हुआ था। कशिश ने शौर्य से वह नंबर लिया और शौर्य के सामने ही खड़े रहकर अभिमा से कॉल कनेक्ट कर दी। जब 2 रिंग जाने के बाद फोन दूसरी ओर से उठाया गया तो कशिश ने एकदम सपाट लहजे में अभिमान से कहा, मिस्टर अभिमा गिल, मैं गीतांजलि कॉरपोरेशन से बात कर रही हूँ। हमारे बॉस शौर्य आपसे कल सुबह मिलना चाहते हैं और याद रखिए कि वे समय के बहुत पाबंद है, तो मैं आशा करूंगी कि आप कल सुबह 10 बजे हमारे ऑफिस पर पहुंच चुके होंगे। इतना कहकर कशिश ने फोन रख दिया, लेकिन इधर अभिमान ने अपना सिर पकड़ लिया था। उसके मोबाइल पर इस कॉल से पहले एक मैसेज आया था। समीर गिल, जो उसका पिता था और जिसे उसकी मां मर हुआ समझ रही थी, वह जिंदा था और कनाडा में बहुत बड़े बिजनेस परिवार का वारिस था। और आज समीर को अपने बेटे की याद आई थी और उसने अभिमान को उसके पास कल बुला लिया था। अब क्या करेगा अभिमान? क्या वह शौर्य से मिलने के लिए जाएगा या वो अपने उस पिता से मिलने जाएगा जिसने 20 सालों में एक बार भी उसे अपने जिंदा होने के बारे में नहीं बताया था? इस दुविधा में कौन सा फैसला लेगा अभिमान, और क्या शौर्य अभिमान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या अभिमान का कनाडा कनेक्शन शौर्य को नाराज कर देगा?